आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता था, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूं? सोचा था बांस का फर्नीचर बनाकर बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे और अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, भी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी, वो पैसे तो घर के राशन पर चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह ही था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देता है और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का लुत्फ उठाओ, आओ आओ। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसकी रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते थे। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा इस फटीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और उन सभी ऑटो रिक्शा वालों से बोली, बेटा, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। माँ जी, मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपया लगेगा। लेकिन बेटे, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता, हटो यहाँ से। अरे मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बिठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखना चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद भी करते हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस की रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, ये जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह एक ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और उस ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है और एक ही मिनट में वो अपने घर पहुंच जाता है। उसे देखकर बहुत हैरानी थी, पर माता रानी के चमत्कार पर विश्वास था। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसकी ही रिक्शा में आकर बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचाया करता था। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। वो बहुत हड़बड़ी में थी। बेटा, थोड़ा जल्दी करना। माँ जी, एक ही मिनट में आप पहुँच जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। राजेश एक ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है और वो औरत उसे खुश होकर 200 रुपए देती है। बेटा, मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुंचा दिया। अब मैं उस औरत की समय पर मदद कर पाऊंगी। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी ये देखकर बहुत खुश था कि उसकी जादुई ऑटो की वजह से आज किसी की समय पर वो काम आ सका। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में भी लगाता था। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं
कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी चिड़िया बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली के खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो।
जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी। पीलू अपनी सहेली हरी तोती के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम ये जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी सी पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।